नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कन्हैया जोशी। उर्दू तहजीब और नफासत की ज़ुबान है। सदियों पूर्व विदेशियों के साथ आई ये ज़बान आज हमारे साथ इस तरह घुल मिल गई है, इस तरह आत्मसात हो गई है कि अब इसे विदेशी नहीं कहा जा सकता। गुफ्तगू अदब में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्दू के युवा साहित्यकार मौजूद है श्री राहुल शर्मा। राहुल जी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उर्दू ज़बान में विशेष कोर्स किया है और वर्तमान में वे शेर व शायरी करते हैं, नज़में लिखते हैं और किस्सा गोई भी करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया कन्हैया जी। सबसे पहले आप बताएं, आपका उर्दू भाषा से तारुफ कैसे हुआ, कैसे इसकी तरफ आपका झुकाव हुआ? जी, तारुफ की मैं बात करूं तो बचपन से ही मेरा जो रुझान था वो भाषा की तरफ एक अलग से रहा है। ज़बान की तरफ मैं बहुत पहले से मेरा झुकाव रहा है कि मैं कुछ नई भाषाएं सीखूं या शायरी करूं या कविता करूं। तो सबसे पहली जो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की, दरअसल मेरी जो शुरुआती तालीम हुई है वो अंग्रेज़ी भाषा में ही हुई है। तो अंग्रेज़ी भाषा में ही मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया और जब मैंने पहली कविता महज़ 12 या 13 वर्ष की उम्र में मैंने पहली कविता शुरू की थी, पहली कविता लिखी थी, तो मैंने वो अपनी पहली कविता जो हमारे टीचर मौजूद थे उनको बताया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सराहा कि तुम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, तुम लिख सकते हो। तो वहीं से फिर मैंने एक शुरुआत की। उसके बाद मैंने फिर हिंदी में भी हाथ आजमाया। उसके बाद हिंदी में भी मैंने कविताएँ कही, कविताएँ मैंने लिखना शुरू किया। पर धीरे धीरे आते आते कि जैसे मुझे लगा कि यार उर्दू जो भाषा है वो एक अलग सी भाषा है जिसको बोलने में एक स्वाद आता है मुंह में। ऐसा कहा जाता है कि उर्दू बोलने के बाद एक अलग सा नशा होता है उर्दू का। तो धीरे धीरे मेरा रुझान उर्दू की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने शायरी शुरू की और फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने उर्दू भी और अच्छे से सीखना शुरू की। सीखते सीखते फिर मैंने शायरी की तरफ में और आगे बढ़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उर्दू ज़्यादा अलग नहीं है। अगर हम कहें कि उर्दू कुछ अलग भाषा है, अलग कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। जिस तरीके से हम बात करते हैं हिंदी में, उर्दू भी उसी तरीके से होती है। ग्रामर की अगर मैं बात करूं, शब्द मिलते हैं जी, ज़रूर काफ़ी शब्द मिलते हैं और बहुत सारे शब्द हिंदी से उर्दू में आए हैं। उर्दू के भी कुछ शब्द जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा उसमें और बढ़ता गया और मेरा इंटरेस्ट उसमें आता गया। धीरे धीरे मैंने उर्दू में तालीम हासिल की और शायरी करने लगा। जी, उर्दू भाषा के ज़बान के इतिहास के बारे में कुछ बताएं कि कब इसकी शुरुआत हुई? जी कन्हैया जी, देखिए, अगर हम इसके इतिहास की बात करें या शुरुआत की बात करें तो उर्दू की जो शुरुआत हुई है वो तब से हुई, जैसे अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो आज से 800-900 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ विदेशियों के आक्रमण होने लगे, जब हमारे यहाँ कई सारे आक्रमणकारी आए जो अरबी ज़ुबान के साथ में थे या फ़ारसी ज़ुबान में बात करते थे, तो वो लोग जब हमारे यहाँ आए तो जैसे जैसे उन्होंने दिल्ली में अपना मुकाम हासिल किया, दिल्ली में अगर वो पहुँचे तो जिस तरह से दिल्ली में उनके साथ में लश्कर भी थे, उनकी सेनाएं भी उनके साथ में आई थी। तो जब सेनाओं के लोग थे तो जाहिर सी बात है जब कोई हमारे यहाँ आता है तो उनको भी हमारी भाषा कुछ ना कुछ सीखनी पड़ती है और अगर वो आ रहे हैं तो हमें भी उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी अगर हमको उनसे गुफ्तगू करनी। कल्चर है एक दूसरे को, जी, कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, हमेशा से ये होता है कि हमारे भारत में कई सारे कल्चर आए, कई सारे रीति रिवाज आए, कई सारे धर्म आए और सब एक तरह से जज्ब हो गए। तो इसी तरीके से उर्दू की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई। अब उर्दू में आप देखिए कि जो हिंदी की बात अगर मैं कर लूँ तो मेरा एक शेर मुझे याद आता है कि जो मैंने एक काफ़ी पहले कहा था, तो मुझे शेर याद आता है, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि जो माँ ने बतलाया मौसी भी वो बतलाती है। जी, शेर देखिएगा आप कि जो माँ ने बतलाया मौसी भी वो बतलाती है, हिंदी वाले इत्रों से उर्दू की खुशबू आती है। क्या बात है, हिंदी वाले इत्रों से उर्दू की खुशबू आती है। तो इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पर कई सारे आक्रमणकारी आए, ये लोग आए, तो इन लोगों ने अपने शब्द दिए। जो एक मिली जुली ज़बान जो दिल्ली में तैयार हुई, जो दिल्ली में हमें लोगों के भी सुनाई देने लगी, उस ज़बान को हमने शुरुआत में हिंदवी कहा या हिंदुस्तानी मैं कह लूँ तो हिंदुस्तानी एक ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ रहेगा। हिंदुस्तानी उन्होंने कहना शुरू किया। हिंदुस्तानी के साथ साथ उसका नाम बाद में हिंदवी हुआ। हिंदवी होते होते फिर उसमें रेख्ता उसको कहने लगे। 16वीं शताब्दी तक आते आते रेख्ता या रेख्ती कहूँ तो रेख्ती कहने लगे उसको। और धीरे धीरे आज जो हम शक्ल देख रहे हैं उर्दू की, जो हम जिस भाषा को हम उर्दू के नाम से जानते हैं, उसको 800-900 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका नाम फिर उर्दू हुआ। और देखिए, उर्दू अगर मैं कहूँ तो एक सिंपल एक ऐसी ज़बान नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह की है या जिसमें उर्दू ही। अब उसके रस्मुल ख़त की बात कर लें हम कि उर्दू किस तरह से लिखी जाती है,
तो उर्दू का जो रस्मुल ख़त जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, जी। है ना, हिंदी में जो हमारी देवनागरी है, जी। इसी तरह से उर्दू में अगर मैं कहूँ तो उर्दू का जो रस्मुल ख़त होता है वो फ़ारसी होता है। जी। फ़ारसी में रस्मुल ख़त में लिखी जाती है और हम दाएं से बाएं की ओर उसको लिखते हैं। जैसे हिंदी तो हमें बाएं से दाएं की ओर लिखी जी। जाती है, पर जो उर्दू है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ारसी रस्मुल ख़त वहाँ से लिया गया है। और ऐसे शब्दों की बात करूँ तो मैं बहुत मुझे इफ़ेक्ट नज़र आता है फ़ारसी का और अरबी का उर्दू में, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अब बात कर लें, जैसे मैं फिर हम बहुत, एक शब्द होता है फिर दोबारा, उसको हम बहुत बोलते हैं। हाँ। ठीक है ना, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको घुल मिल गए हैं शब्द। घुल मिल गए हैं, एग्जैक्टली। तो उससे उस शब्द को हम बहुत यूज़ करते हैं। अब वो जो फिर शब्द है वो फ़ारसी से लिया गया है, वो फ़ारसी से इस्तेमाल किया गया है, फ़ारसी से उर्दू में आया है। फारसी के काफ़ी शब्द हैं। जी जी, फ़ारसी के बहुत शब्द हैं, फ़ारसी के और ख़ासकर अरबी के भी काफ़ी शब्द हैं। जी। ऐसे कई सारे शब्द, जैसे मेज़ है, मेज़ फ़ारसी का शब्द है। गुलदस्ता है, गुल है, गुल भी एक फ़ारसी का शब्द है, गुल हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं कि जो फ़ारसी से या अरबी से या और भी जो बीच बीच की भाषाएं थी जो मिड ईस्ट में या यूरोप से जो कुछ लगी हुई देश हैं उनमें बोली जाती थी, उनसे शब्द उर्दू में आए और एक मिली जुली ज़बान तैयार हुई। अब इसमें कन्हैया जी एक नुक्ता और मैं वाज़ेह कर दूं कि इसमें कुछ लोगों का या कुछ इतिहासकारों का ये भी मत निकल कर आता है कि उर्दू सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बनी है, दिल्ली में ही इसका आगे नहीं बढ़ा है, ये दक्कनी के नाम से भी ये जानी गई है। अच्छा। दक्कनी का मैं क्षेत्र की बात कर लूँ तो आप जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका इसमें काफ़ी विकास हुआ है इस भाषा में, उर्दू में काफ़ी लोगों ने वहाँ से भी बोलना शुरू किया। तो इतिहासकारों का एक मत ये भी आता है, हैदराबाद में हिंदी उर्दू काफ़ी। जी जी बिल्कुल, अभी भी आप देखें तो हैदराबादी जो हिंदी है वो उर्दू से, उसमें कई सारे शब्द आते हैं, कई शब्द हैं। जी। तो वो वहाँ पर भी इस भाषा का विकास हुआ, या हम यूँ कह लें कि एक तरह से पूरी देश में ही धीरे धीरे वो फैली। जैसे जैसे मुगल काल आगे बढ़ा तो ये 700-800 साल का जो इतिहास रहा है इसमें उर्दू का काफ़ी विकास हुआ है। जी, निश्चित रूप से भाषा एक विकास क्रम होता है। जी। अगली बात करें उर्दू अदब की शैलियों के बारे में, जी, उस पर प्रकाश डाला हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, देखिए शैलियों की हम बात करें तो पहले मैं थोड़ा सा हिंदी से एक रेफरेंस जनरेट कर लेता हूँ। जैसे हम हिंदी कविता साहित्य तो हम कई लोग जानते ही हैं, हमने बचपन से पढ़ा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में तो हम कई सारी चीज़ें जानते ही हैं। जैसे हिंदी में दोहा लिखे जाते हैं, दोहा होते हैं, ठीक है, दोहे के साथ साथ में सोठा होते हैं, छंद होते हैं, अलग अलग तरह के छंद में कई सारे घनाक्षरी छंद है ना, इस तरह के कई सारे छंद भी हिंदी में भी होते हैं। इसी तरीके से उर्दू में जो शैलियाँ मुख्य रूप से जो प्रचलित है, जो उर्दू में जिन पे कलाम होते हैं, जिन पे शायरी होती है, तो उसमें गज़ल है जी। सबसे ज़रूरी जो एक शैली है जो हमारे बीच में लोगों के बीच में आ चुकी है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित। जी जी, सबसे ज़्यादा प्रचलित मैं कह लूँ गज़ल है। गज़ल के बाद में नज़में होती है। अब गज़ल और नज़्म में थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ। तो गज़ल में जो होता है, गज़ल में एक निश्चित रूप से एक मीटर होता है, वज़न जिसको कहते हैं हम, है ना, एक वज़न होता है, एक उसमें गज़ल के कुछ ही मीटर्स हमको बताए गए हैं, उन्हीं के ऊपर गज़लें कही जाती है। और नज़्म में मैं कहूँ तो नज़्म में कोई मीटर नहीं होता जी। नज़्म में ऐसा कोई मीटर की बंदिश नहीं होती, कोई वज़न की बंदिश नहीं होती। तो शब्दों और मात्राओं का कोई जी जी मात्रा गणना का या इस तरह का कोई उसमें ज़रूरी है, उसमें कुछ इस तरह की ज़रूरत हमको नहीं होती है। जी जी। अगर आप काफ़िया अगर रखें तो काफ़िया बहुत अच्छा होता है, काफ़िया नहीं भी है तो भी ठीक है। पर नज़्म की एक ख़ास बात होती है कन्हैया जी, नज़्म की ख़ास बात ये होती है कि नज़्म में जज्बात इतने प्रबल होते हैं, जज्बात इतने अच्छे होते हैं कि वो जज्बात हमको सीधे दिल पर आके ठक्के से लगते हैं। इस पे कोई मीटर का कोई हाँ, मीटर का कोई काम नहीं होता। अब देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अशोक चक्रधर साहब का आपने नाम सुना होगा। अशोक चक्रधर साहब को बहुत मतलब आज बहुत मकबूल हैं, वो पूरे भारत में उनका बहुत नाम है। उनकी मैंने एक नज़्म पढ़ी तो वो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी, तो अभी जैसे कोरोना काल निकला है तो उसी के ऊपर उन्होंने एक नज़्म कही है, काफ़ी वो प्रचलित भी हुई, तो उस नज़्म को मैं बता देता हूँ। नज़्म का जो उन्वान है, जो शीर्षक है, वो है नन्ही सच्चाई। जी। नज़्म कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, असमय मर गए, असमय मर गए, सांत्वना देने हम उनके घर गए। डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, असमय मर गए, सांत्वना देने हम उनके घर गए। उनकी नन्ही सी बिटिया जो भोली अनजान थी, उनकी नन्ही सी बिटिया भोली अनजान थी, जीवन मृत्यु के संबंध से, जीवन मृत्यु से अनजान थी। उनकी नन्ही बिटिया भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी।
हमेशा की तरह द्वार पर आई, हमेशा की तरह द्वार पर आई, देखकर मुस्कुराई, हमेशा की तरह द्वार पर आई, देखकर मुस्कुराई और बोली, अंकल भगवान जी बीमार है ना, अंकल भगवान जी बीमार है ना, पापा गए हैं देखने, ओह, पापा गए हैं वाह, देखने। देखिए आप खूबसूरती है बड़ी। खूबसूरती देखिए, आप जज्बात देखिए किसी नज़्म के। तो इस तरीके से नज़्म भी होती है। फिर और भी अगर मैं शैलियों की बात करूं तो मरसिया भी कहे जाते हैं जी, मरसिया ख़ास तौर पर जब कहे जाते हैं कि जब किसी कोई गुज़र जाता है तो मरसिया तब उसकी याद में या एक हम खैर अकीदत की तरह एक जो हम उनको ऑनर देते हैं, दुख की भावनाएं जी व्यक्त जी, करें। दुख की भावना उसमें व्यक्त करते हैं। और किसी जो व्यक्ति जो गुज़र चुका है उससे आपकी क्या आपके जज्बात उससे जुड़े हुए थे, जी, उस बारे में मरसिया कहा जाता है। ठीक है, तो मरसिया भी काफ़ी प्रचलित है, नज़्म भी है, गज़ल भी है, कतात भी होते हैं। अच्छा, जी, कतात भी होते हैं। कतात की जैसे बात निकली है तो मुझे एक बहुत मशहूर शायर हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं, जी, उनका मैं नाम बता दूं, जॉन एलिया साहब। जी, जी, तो जॉन एलिया साहब के कतात बहुत मशहूर हुए हैं। जॉन एलिया साहब के कतात अभी भी इतने मतलब सोशल मीडिया में मैं देखता रहता हूँ कि कई सारे उनके कतात निकल कर आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनका एक कतात में ज़रा आप दर्शकों के बिल्कुल दर्शकों के सुनाइए। सामने साझा कर दूँ। उनका एक कतात है कि शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, वाह, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जी मगर ये सब क्या है, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वाह, देखिए आप, बहुत बढ़िया। ये इस तरह के रैंडम शेर उनके काफ़ी प्रचलित हैं। जी, ऐसे कई शायर हैं जिनके रैंडम शेर से जिनके कतात है बहुत प्रचलित हुए हैं। जी, जी, बहुत बढ़िया। राहुल जी, आप हमारे देश और विदेश में कई नामी शायर हुए हैं उर्दू के, जी, तो आपके पसंदीदा कौन है, उनके बारे में कुछ आप बताएं। जी, जी। देखिए मेरे पसंदीदा शायरों में तो जिनका मेरे ऊपर काफ़ी शुरू से काफ़ी प्रभाव रहा है, जिनको देखकर मैं शायरी करना सीखा हूँ, जिनकी किताबें मैंने पढ़ी है, जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मैं रखता हूँ, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है मिर्ज़ा असदुद्दीन साहब गालिब का। गालिब एकमात्र मुझे ऐसे शायर नज़र आते हैं, जब मैं अदब की बात करता हूँ, जब मैं शायरी की बात करता हूँ, तो गालिब मुझे एकमात्र ऐसे शायर नज़र आते हैं कि जिन्होंने खुद का एक तरह से कहते हैं कि मजाक उड़ाया है। अब देखिए ये बात बहुत मुश्किल होती है, ये खुद के ऊपर आया, खुद के ऊपर कोई तंज करना, खुद के ऊपर तंजो मज़ा बनाना, ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सब नहीं कर पाते हैं ये सब नहीं कर पाते हैं, ये बहुत कम शायर कर पाए हैं, और ख़ासकर कहूँ तो मैं गालिब ही ये कर पाए हैं। ठीक है, जैसे उनका एक गालिब का मुझे एक शेर याद आता है कि है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद, है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद, हमने माना कि दिल्ली में रहे पर खावेंगे क्या। जी, और भी शायरों की मैं बात करूँ तो मेरे पसंदीदा शायरों में मीर तकी मीर भी आते हैं, अहमद फराज साहब आते हैं, और जॉन एलिया साहब तो है ही हैं जो पुराने शायरों में रहे हैं, जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रहा है, उन लोगों में काफ़ी पसंद करता हूं। फराज भी काफ़ी लोकप्रिय जी रहे जी, हैं। पसंद फराज साहब जो है, अहमद फराज काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इनका अगर आप कुछ सुनाए जी दर्शकों जी, के मैं लिए। एक शेर जो मुझे काफ़ी इनका पसंद है वो मैं अर्ज कर देता हूँ कि अब के घर हम बिछड़े तो फिर ख्वाबों में मिले, अब के घर हम बिछड़े, अब के घर हम बिछड़े तो फिर ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, वाह, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मिले। जी, अहमद फराज साहब। जॉन एलिया साहब का मैं थोड़ी सी जिक्र कर देता हूँ। जॉन एलिया साहब मुझे काफ़ी पसंद रहे हैं, और आजकल के युवा जितने भी शायर हैं जो उर्दू से ताल्लुक़ात रखते हैं, जो उर्दू पढ़ते हैं, जो शायरी से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए जॉन एलिया आप मानिए कि मतलब कुछ और ही हैं। जॉन एलिया को वो एक तरह से पूछते हैं। जॉन एलिया बहुत अच्छे शायर रहे हैं। तो जॉन एलिया का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, वो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा जिक्र कर दूँ उसका। अब उन्होंने उस शेर का मैं थोड़ा सा पहले से मौजूद आपको बता देता हूँ कि आजकल देखिए एक माहौल सा चल गया है ना। माहौल किस तरह का कि जहाँ एक दूसरे से बात कर पाना या मेरी बात दूसरे तक पहुँच पाना, दूसरी बात मुझ तक पहुँच पाना एक बहुत मुश्किल हो चुका है। हम करीब तो हैं, हम टेलीफोन के माध्यम से, फ़ोन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से करीब तो हैं, पर बात कर पाना या अपने जो दिल की बात होती है वो बता पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगली बात करें कि किसी भी ज़बान में तलफ़ुज़ का बड़ा
योगदान जी, होता जी, है। जी, तो कन्हैया जी। उर्दू के नज़रिए से बात की जाए तो इसमें कितना महत्व है तलफ़्फ़ुज़ का? तलफ़्फ़ुज़ का, जी, जी। देखिए तलफ़्फ़ुज़ के का इतना तलफ़्फ़ुज़ देखिए किसी भी भाषा के लिए किसी भी ज़बान के लिए, देखिए ज़बान की अगर मैं बात करूँ तो भाषा होती है, तो भाषा किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? हम उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। भाषा का यही हमारे लिए उपयोग है कि जी। हम उसमें कुछ लिख सकें, लिख है ना? सकें लिख कर मैं किसी को देता या हूँ। अपनी भावनाएँ दूसरों तक पहुँचा सकें। एग्जैक्टली भावना हम किसी के तक पहुंचा सकें, तो भाषा का यही महत्व होता है। तो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उसको लिखने के बाद उसको अगर कोई पढ़ने वाला होता है, अगर वो उसको किसी गलत तरीके से पढ़ रहा है, अगर उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए मैं इसमें ज़रा सा एक मैं एग्जांपल इसमें देता हूँ। डॉक्टर साहब दवा खाने गए, डॉक्टर साहब दवा खाने गए, डॉक्टर साहब दवा खाने गए। हाँ, बस थोड़ा-सा देखिए आप, अब एक नुक्ते की ज़रूरत है। एक नुक्ता इसमें इधर से उधर है। हाँ। दवा खाने गए, दवा खाने दवा गए। खाने गए। अब दवा खाने गए मतलब क्लिनिक पे गए। हाँ, अब दवा खाने गए मतलब हाँ, दवा लेने खुद के लिए दवा लेने। खुद के लिए दवा खाने लेने गए हैं। अब देखिए एक आप नुक्ते से दोनों बहुत जी, अंतर जी, आ गया। एक नुक्ते से, एक बोलने के अंदाज से, एक तलफ़्फ़ुज़ से, कुछ उच्चारण से कितना अर्थ बदल गया है। दवा खाना और दवा खाने, बहुत बहुत सही बहुत बहुत कि आप परिवर्तन अगर उच्चारण सही नहीं है तो आप जी, जी। उच्चारण सही नहीं है तो फिर वो सब भाषा का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जैसे इसमें इस तरीके एक शब्द और मुझे अरबी से और उर्दू से एक शब्द मुझे एक याद आ रहा है। उस शब्द का मतलब, जैसे एक शब्द होता है गाली, गाली, अब शब्द जिसको हम कहते हैं गाली। अब उसी में अगर मैं नुक्ता लगा देता हूँ, है ना, अगर उसको मैं गाली कह देता हूँ, तो गाली का मतलब होता है खूबसूरत, समझदार आदमी। पूरा विपरीत अर्थ हो गया। विपरीत अर्थ हो गया सिर्फ एक नुक्ते के अर्थ से, गाली और गाली। देखिए आप कितना अर्थ का परिवर्तन हो गया। और साथ में बोलने में भी अलग लग रहा है। गाली में कहूँ और गाली कहूँ तो अंतर है, वो तरीका है बिल्कुल उसमें अलग होता है। जी, राहुल जी, हिंदुस्तान में उर्दू के मौजूदा हालात की बात की जाए जी, तो उस पर प्रकाश डालें, किस तरह वर्तमान हालात हैं? जी, जी, हाँ। देखिए मौजूदा हालात की हम बात करें तो अभी तो देखिए उर्दू के मौजूदा हालात तो बहुत अच्छे हैं। अभी जितना मतलब पहले जो ये 100-200 साल का है, 400 साल का एक इतिहास उर्दू का रहा है, 800 साल में भाषा बनी है, तो उस दौरान तो उर्दू इतनी इन्फ्लुएंस में नहीं थी। पर जिस तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने उर्दू का बखूबी इस्तेमाल किया है। हम कोई भी नगमा ले लें, उर्दू को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान रहा है जी। और आज मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार मेरे जो दोस्त हैं और जो सोशल मीडिया है उससे मैं जुड़ा रहता हूँ, तो उन लोगों का उर्दू के प्रति इतना रुझान बढ़ चुका है। शायरों के पहले मैं ऐसे मोटे तौर पर कहूँ तो जो नए शायर आ रहे हैं उनकी पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल काफ़ी तादाद बढ़ रही है। इस वर्ष में और ये कुछ गत वर्ष जो हैं इनमें उनकी तादाद काफ़ी बड़ी है, बढ़ता जा जी, जी, बिल्कुल। उर्दू के मतलब हालात तो बहुत आगे जा रहे हैं। और उर्दू देखिएगा कि आप धीरे धीरे इतनी भाषा, इतनी खूबसूरत भाषा है, बस हमने एक शुरुआत से जो हमने एक समझा है कि इसको एक पराई हमने मान लिया था जी। पर ऐसा कहीं से नहीं है, ऐसा तो कुछ अलग से तो है नहीं कि ये यहाँ नहीं बनी हिंदी माँ है तो मौसी है, बिल्कुल। देखिए आपने बहुत अच्छा मुझे एक शेर की याद दिला दी, जो मुनव्वर राणा साहब का शेर है, सुना है जरूर जी। उनका इस तरह से शेर आता है कि हाँ, मैं माँ के गले लगता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, माँ के गले लगता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में शेर कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। वाह, क्या खूबसूरत है। रिश्ता कितना अच्छा उन्होंने कायम किया कि हिंदी को तो उन्होंने मौसी कहा है और वो उर्दू ज़बान के हैं तो उन्होंने उर्दू को माँ कहा है, ठीक है। इसी तरीके से तो बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब अभी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हम उर्दू की नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, उर्दू में नए नए लफ्ज़ आ रहे हैं, नए नए अल्फाज आ रहे हैं, उर्दू का डेवलपमेंट एक तरीके से हो रहा है। नए लेखक भी आ रहे हैं, जी, जी, नए लेखक आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, पहले से नए मौजूआत आ रहे हैं। जैसे पहले हम रवायती शायरी की मैं बात करूँ तो रवायती शायरी में वही जुल्फ़ के पैचो खम, है ना, शाह महबूब की बात होती थी, महबूबा की बात होती थी, इश्क की बात होती थी, मोहब्बत की बात होती थी, ठीक है। पर आज अगर हम देखें तो गज़ल अपने मतलब इश्क तो देखिए किसी भी चीज़ से हो सकता है। इश्क मुझे अपने मुल्क से भी हो सकता है ना, इश्क मुझे अपनी कोई कला है, अगर पेंटिंग है, उससे भी मुझे इश्क हो सकता है ना। तो उस तरह के मौज़ूआत भी आजकल उर्दू में और जो शायरी में गज़ल में आने लगे हैं। कार की बात हो रही है ना,
कार की बात होने लगी है। अब जैसे मुझे इस तरह के मौजूआत में एक शेर याद आता है, यही एक दिन बाकी रह गया था, यही एक दिन बाकी रह गया था देखने को, यही एक दिन बाकी रह गया था देखने को, उसको बस में बिठा कर आ रहे हैं। वाह देखिए शेर आप जी। तो ये इस तरह के शेर, इस तरह की मौजूआत बस के बारे में, कार के बारे में, फ़ोन के बारे में, ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। जी। पहले रवायती शायरी में इस तरह के मौजूआत नहीं थे, पर अब ऐसा हो गया है कि इस तरह के मौजूआत आ रहे हैं। टेलीफोन की बात हो रही है, वो ख़त चिट्ठियों से निकल के, वो कबूतर से निकल कर अब शायरी में इन सब चीज़ों पर आ चुकी है। जी, जो सभ्यता के साथ जो नई चीज़ें इन्वेंट हुई है, जी जी बिल्कुल, वो नई उसमें घुस गई है, जो उसमें टेक्नोलॉजी का उसमें जी आया है। जी ज़रूर। अच्छा, अगले सवाल की बात करें। अब आपने जैसा कहा कि नए शायर, नए लेखक भी काफ़ी उर्दू के आ रहे हैं, तो मौजूदा शायरों में आपको कौन ज़्यादा पसंद है, कौन ज़्यादा संभावनाशील लगता है? अच्छा, देखिए हालांकि तो मैं कहूँ तो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है ना। जितने भी शायर हैं अभी जिनको मैं काफ़ी देखता रहता हूँ, उन लोगों में काफ़ी सभी बहुत बढ़िया हैं। उनमें सबसे पहला नाम अगर मैं इस तरह से लूँ कि जो मेरे बड़े हैं, जिनसे मैंने काफ़ी सीखा है, जिनको मैं काफ़ी सराहता हूँ, जिनकी शायरी में पढ़ता हूँ, तो उनमें वसीम बरेलवी साहब काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। वसीम बरेलवी साहब का बहुत उनका कलाम जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। चारों तरफ से उन्होंने हर दौर में शायरी की है, हर एक दौर के वो एक शायर रहे हैं। उन्होंने हर तरह की बात की है, जिस भी तरीके की बात हो सकती थी उन्होंने हर तरह से अपना हाथ आजमाया है। उन्होंने यूँ कहें तो हम जो संजीदा शायरी भी की है, तंजो मज़ा भी किया है, जुल्फ़ों के पैचो खम की बात भी की है, महबूब की बात की है, सब तरह की उन्होंने बात की है। और जो मरहूम हमारे राहत इंदौरी साहब थे, जो मेरे शेर से ताल्लुक़ रखते थे, तो राहत इंदौरी साहब भी मुझे काफ़ी पसंद है। पर जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है, उनसे मैं काफ़ी वाबस्ता हूँ। उनके उनके शेर और उनकी शायरी मुझे काफ़ी पसंद रही है। राहत इंदौरी साहब का कुछ दर्शकों के लिए सुना दें आप। देखिए राहत इंदौरी साहब का तो सारी उनका प्रस्तुतिकरण बड़ा गजब का रहता जी, उनका जो बोलने का अंदाज़ था, जो उनका शायरी करने का अंदाज़ था, काफ़ी वो फैला हुआ था, मतलब पूरी दुनिया में उनको इसी तरह से जाना गया। ठीक है, तो उनके मुझे 2 शेर काफ़ी पसंद है और हमेशा मैं उन शेरों का जिक्र करता हूँ। उनके एक शेर है कि हम ही बुनियाद के पत्थर है, दिखेगा आप, हम ही बुनियाद के पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद के पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। क्या बात है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। ये तो मुझे उनका शेर मान लीजिए कि बहुत पसंद है जी। बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरत है। राहुल जी, हिंदी फिल्मों में भी उर्दू का काफ़ी इस्तेमाल होता है जी, तो उर्दू का कितना योगदान मानते हैं हिंदी फिल्मों के लिए आप? देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उर्दू के बिना तो अधूरी है, मैं कहता हूँ जी। क्योंकि कुछ जो लफ्ज़ हैं वो उनसे जुड़े जो जज्बात होते हैं वो उर्दू में ही हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हिंदी में शब्द नहीं है। हमारी जो हिंदी है, हिंदी में भी काफ़ी बड़ा शब्दकोश है। हिंदी के जो शब्द काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी उनमें भी जज्बात हम दिखा सकते हैं, पर उर्दू के साथ जो जज्बात निकल कर आते हैं, ठीक है, तो वो उर्दू के साथ ही हो सकते हैं, वो चीज़ें उर्दू के साथ ही आ सकती है। और फिल्म में ऐसा होता था कि जैसे धीरे धीरे जब बॉम्बे में, मुंबई में धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, जब लोगों ने फिल्में देखना शुरू की, तो जो शुरुआती लेखक थे जैसे आनंद बख्शी साहब थे, ठीक है ना, साहिर लुधियानवी साहब थे, जिन्होंने जो बहुत अच्छे नगमा निगारी जिन्होंने की है, बहुत अच्छे उन्होंने गीत हम लोगों को दिए हैं, है ना। तो वो जैसे शायर का मुझे एक गीत याद आता है कि उनकी गज़ल भी है वो, कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस तरह की उनकी गज़ल है और वो उसका गीत भी है, वो काफ़ी प्रचलित है ना। तो साहिर साहब ने उर्दू में शुरुआत की, वो उर्दू के ही लेखक थे। इस तरीके से आनंद बख्शी साहब थे, है ना, उन्होंने भी बेखुदी का बड़ा सहारा है, बेखुदी का बड़ा सहारा है, लोग मरते हैं मौत आने से, हमको तो ज़िंदगी ने मारा है। इस तरीके के गीत जब हमारे बीच में आए तो उनका एक जो जादू था वो जनता के सर पे चढ़ गया। जो पूरी आवाम थी भारत की, जो इस भाषा का जादू था वो पूरे सर पे चढ़ गया। अब आप देखिए इस जगह, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है,
पर अगर इस जगह कोई और ज़बान को आप रख के देख लीजिए, अगर कोई और ज़बान होती तो मेरे ख्याल से शायद वो इतना लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती। ये ज़बान अपनी सरलता के कारण लोगों में बहुत जी सरलता और एक जज्बात जो बिल्कुल प्रस्तुत होते हैं, जी जज्बात निकल कर आते हैं, तो वो इस भाषा में सबसे बढ़िया आते हैं। जी फोनेटिक्स की बात करें तो फोनेटिक्स भी इन चीज़ों में काफ़ी, उर्दू में काफ़ी बढ़िया फोनेटिक्स भी हमको देखने को मिलता है। राहुल जी, चलते चलते अंत में आपने काफ़ी नज़में लिखी है, शायद शेर लिखे हैं, कुछ सुना दें आप हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, मैं अभी अपनी कुछ ताज़ा गज़ल की मैं बात कर लूँ, एक दो मैंने अभी गज़लें कही हैं, तो उसमें ऐसा है कि एक शेर मैं बता दूँ। जितने अच्छे होठ थे उसके उतनी अच्छी बातें थी, जितने अच्छे होठ थे उसके उतनी अच्छी बातें थी, बातें करते कटती रातें कितनी अच्छी रातें थी। वाह। बातें करते कटती रातें कितनी अच्छी रातें थी। ऐसा एक शेर है। एक दूसरे कुछ गज़ल के मुझे शेर याद आ रहे हैं, जहाँ से मुझे याद आ रहे हैं मैं पढ़ता हूँ कि बिछड़े भी तो उस लड़की से क्या बिछड़े, बिछड़े भी तो उस लड़की से क्या बिछड़े, मछली जैसे दरियाओं से जा बिछड़े। वाह। मछली जैसे दरियाओं से जा बिछड़े, सूरज तेरे इंतज़ार में डूब गया, सूरज तेरे इंतज़ार में डूब गया, चांद सितारे टूट टूट कर आ बिछड़े। वाह। सूरज तेरे इंतज़ार में डूब गया, चांद सितारे टूट टूट कर आ बिछड़े। अगला शेर पढ़ता हूँ कि जंगल में यूं चरते चरते दो आहू, आहू हम कहते हैं जो हिरन होता है, अच्छा, उसको उर्दू के लिए उसमें लफ्ज़ है आहू। जंगल में यूं चरते चरते दो आहू, तीर लगा तो जान से दोनों जा बिछड़े, तीर लगा तो जान से दोनों जा बिछड़े। सुनो, आखिरी शेर इसका जो मक्ता है वो पढ़ता हूँ। सुनो कभी जो हम दोनों को बिछड़ना हो, सुनो कभी जो हम दोनों को बिछड़ना हो, दिल राहिल का तेरे दिल से ना बिछड़े, दिल राहिल का तेरे दिल से ना बिछड़े। वाह, बहुत खूब। दर्शकों, ये थे उर्दू के युवा साहित्यकार राहुल शर्मा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।